बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और जो हिटलर अंकल की हम कहानी पढ़ रहे थे उसी क्रम में आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि जो हिटलर थे वो हिटलर कैसे बने। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे वो चांसलर के पद पे पहुंचे और धीरे धीरे उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है खत्म करना शुरू कर दिया था। सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म कर दी थी। एक फायर डिक्री जो अध्यादेश जारी किया था उन्होंने, उसके माध्यम से, और दूसरा विशेष अधिकार अध्यादेश के माध्यम से वो पूरी तरह से हिटलरशाही यानी अपनी तानाशाही स्थापित करने में सफल हो गए थे। तो वहाँ स्थिति ये थी कि पुलिस राज्य हो गया था एक तरह से, कि जो हिटलर के आदेशों पर काम करते थे। किसी को भी अरेस्ट करना, किसी को भी यातना गृह में भेज देना, किसी को भी देश निकाला दे देना, ये सब चल रहा था। ठीक है, अब ये सब तो चल ही रहा था, इसके साथ साथ हिटलर ने अब बाहर अपना काम करना शुरू किया। तो जैसा कि वो वादा करके आए थे कि वो रोजगार देंगे, है ना, विदेशों में अपनी जो छवि गिरी हुई है उस छवि को बनाएंगे। तो इसी क्रम में काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो उनकी अर्थव्यवस्था डैमेज हो गई थी, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, उसको रिकवर करने का काम उन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो चर्चा करेंगे वो पुनर्निर्माण के ऊपर करेंगे। पुनर्निर्माण होता है यानी कोई चीज जो डैमेज हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसको फिर से स्टेबल करना। ठीक है, पुनर्निर्माण, दोबारा से उसको निर्माण करना। ठीक है, तो ऐसे ही जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था थी वो खत्म हो चुकी थी, तो उसको पुनर्निर्माण के काम शुरू किए। तो इस काम का जिम्मा हिटलर ने, अर्थव्यवस्था सुधारने का जिम्मा किसको सौंपा? एक अर्थशास्त्री थे, हॉलमार्क। इन हॉलमार्क को अर्थव्यवस्था को सुधारने का जिम्मा दिया कि भाई आप जो है अर्थशास्त्री हैं, आपका काम है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को फिर से स्ट्रॉन्ग कर दो। तो इन्होंने क्या किया? साख्त ने रोजगार संवर्धन कार्यक्रम चलाया, एक जो सरकारी पैसे से चलता था, और 100% उत्पादन और 100% रोजगार का उन्होंने लक्ष्य रखा। यानी 100% प्रोडक्शन होगा और 100% रोजगार मिलेगा। किससे? इस रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के माध्यम से। ठीक है, तो इसके परिणाम भी अच्छे आए। और जो जर्मन सुपर हाईवे है ना, जर्मन सुपर हाईवे और फॉक्सवैगन कार जो हम देखते हैं, फॉक्सवैगन कार होती है ना, अभी भी चल रही है, तो ये इसी परियोजना का परिणाम था, है ना, किसका? रोजगार संवर्धन कार्यक्रम का। और इससे धीरे धीरे उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आने लगा। दूसरी तरफ विदेशी मोर्चे की जो बात थी कि पूरे विश्व में हम अपनी छवि सुधारेंगे, तो हिटलर ने विदेशी मोर्चों पर भी हिटलर को समर्थन मिला, सफलताएं मिलने लगी। और 1933 में सबसे पहले उसने लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ से पल्ला झाड़ लिया, है ना, उससे अलग हो गया वो। और उसके बाद उसने घरेलू और विदेश मोर्चे पर अलग अलग नीतियां अपनाई। ठीक है, और शुरू में उसने क्या किया कि सबसे पहले तो उसने जो जर्मन साम्राज्य का एक राज्य था जिसको चेकोस्लोवाकिया ने हड़प लिया था, उसको छुड़ाया, है ना, चेकोस्लोवाकिया के नियंत्रण से, और धीरे धीरे पूरे चेकोस्लोवाकिया पर उसने वो कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें उसने क्या किया। सबसे पहले तो लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ा 1933 में, जो राष्ट्रों का संघ था जिसके माध्यम से एक दूसरे को शर्तें माननी पड़ती थी ना। जब हम किसी संस्था के सदस्य होते हैं तो उसके नियमों का पालन भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो उसने राष्ट्र संघ से पल्ला झाड़ा। उसके बाद उसने 1936 में राइनलैंड पर कब्जा किया, है ना, राइनलैंड पर कब्जा किया। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक प्रदेश था किसका? चेकोस्लोवाकिया। और एक नेता एक नारे के नाम पर उसने ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया। ठीक है, 1936 में सबसे पहले राइनलैंड पर कब्जा, उसके बाद एक राष्ट्र एक नेता के नारे के नाम पर ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया। ठीक है, इसके बाद वो यही नहीं ठहरा, आगे बढ़ा और एक प्रदेश था जर्मनी का, उसका नाम था, क्या
था सुडेटनलैंड। सुडेटनलैंड था एक, है ना, ये जर्मनी का प्रांत था। सुडेटनलैंड पर चेकोस्लोवाकिया का कब्जा था। चेकोस्लोवाकिया का कब्जा था, ठीक है। तो क्या किया इसने, सबसे पहले इस सुडेटनलैंड को छुड़ाया, उसके बाद पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया, पूरे चेकोस्लोवाकिया को या वाकिया पर कब्जा कर लिया, है ना। ये इसकी विश्व विजय पताका फहरा रही थी। अच्छा, जो इंग्लैंड था, ब्रिटेन था, उसका भी मौन समर्थन इसको मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड को लगता था कि जो वार्साई की संधि हुई थी उसके नाम पर बहुत ज्यादा अत्याचार जर्मनी के ऊपर हुआ था, तो ये जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, ऐसा इंग्लैंड को लगता था। तो इस इंग्लैंड जो है वो मौन था, चुपचाप था, ये सब देख रहा था। लेकिन ये हिटलर यहीं नहीं रुका और इसने धीरे धीरे जो है अब इस कामयाबी से, जब उसको घरेलू कामयाबी मिली तो वो विदेशों में आगे बढ़ने लगा। और ऐसे में साख्त जो थे अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा कि भाई हमें सेना पर बहुत ज़्यादा, युद्ध और सेना पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हम डेवलपमेंट में अपना पैसा लगाएं। तो उसको इसकी ज़रूरत नहीं थी कि जो हिमायती लोग हों वो हिमायती की बातें करें। उसने साख्त को पद से हटा दिया, उसको पद से ही हटा दिया और वो विश्व विजय के लिए निकल गया। वो क्या करना चाहता था, युद्ध को उसने विकास का माध्यम बनाया। क्या किया उसने, युद्ध को विकास का माध्यम बनाया, जो कि कभी नहीं होता है, युद्ध को विकास का माध्यम बनाया। और क्या किया उसने, धीरे धीरे सब जगह कर रहा था युद्ध का। और वो क्या चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा प्रदेश हमारे पास होंगे तो ज्यादा से ज्यादा संसाधन हमारे लोगों को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा रहने की जगह जो है जर्मन लोगों को मिलेगी। वो उस पर काम कर रहा था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने जो है आर्थिक संकट के लिए युद्ध का विकल्प चुना, सीमाओं का विस्तार ज्यादा करना चाहता था। इसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया, 1939 में पोलैंड पर हमला कर लिया, है ना, पोलैंड पर हमला किया, ठीक है, पोलैंड पर हमला किया। और इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लिश के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। अब चूंकि फ्रांस, इंग्लैंड, पोलैंड ये सब साथ थे, तो अब क्या हुआ, फ्रांस व पोलैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि मित्र का मित्र होता है ना। फ्रांस व ब्रिटेन के साथ भी युद्ध शुरू हो गया, ब्रिटेन के साथ युद्ध शुरू, है ना। यानी जो अभी तक ब्रिटेन उसका मौन समर्थन कर रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि उसको लगा था कि इसके साथ नाइंसाफी हुई है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा मानने वाला नहीं था और वो आगे बढ़ा। धीरे धीरे उसने पोलैंड, जो कि इन्हीं का मित्र राष्ट्र था, ब्रिटेन और फ्रांस का, उस पर भी हमला बोल दिया। तो इस तरह से ये 1939 में, तो ये अब ब्रिटेन और फ्रांस के साथ भी इसका युद्ध शुरू हो गया, है ना। तो ये सब चीजें ऐसे बढ़ता जा रहा था, वो यहीं नहीं रुका और उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा बढ़ाने के लिए जापान और इटली के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया, है ना। जापान और इटली के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया। कब किया, 1940 में जापान व इटली के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ, ठीक है, त्रिपक्षीय समझौता हुआ। और इस समझौते के तहत अब जो है इटली का दबदबा पूरे विश्व समुदाय में फैल गया था। और हम बात करें कि सब जगह यूरोप में कठपुतली सरकारें बिठा दी गई थी, ठीक है। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन इतने से उसका पेट नहीं भरा और उसने सोवियत संघ पर, पूर्वी यूरोप को अब वो हड़पना चाहता था। इसको पूर्वी, पश्चिमी यूरोप में तो लगभग इनका कब्जा हो रहा था, लेकिन अब वो पूर्वी यूरोप पर उसकी निगाह थी कि पूर्वी यूरोप को भी हम अपना बनाएंगे। इसी के चलते उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, ठीक है, सोवियत संघ पर उसने हमला कर दिया। शुरू में
धीरे धीरे उसने अपने घरेलू मोर्चे से शुरू किया था, उसके बाद धीरे धीरे उसकी शक्तियां बढ़ती गईं और 1941 में सोवियत संघ पर हमला हुआ। सोवियत संघ पर हमला हुआ, ठीक है, हमला हुआ। और उसके चलते अब उसने, ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, अगर कहें हिटलर के जीवन की जो सबसे बड़ी भूल थी वो यही थी, है ना। कहते हैं कि उसने मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ दिया था। तो इस प्रकार से 1941 में जब उस पर हमला किया तो अब क्या था, उसके पश्चिमी मोर्चे पर, तो पश्चिमी मोर्चे पर जो ब्रिटिश वायुसेना थी वो हमला कर रही थी, है ना, ब्रिटिश वायुसेना, क्योंकि उसने ब्रिटेन का भी पंगा ले लिया था, है ना। ब्रिटिश वायुसेना के जद में था, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र पर, पश्चिमी जो मोर्चा था उसमें किसके, ब्रिटिश वायुसेना के जद में था। और पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी जर्मन क्षेत्र में जो सोवियत संघ के लाल सैनिक थे, लाल सेना थी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, सोवियत संघ की लाल सेना जर्मनी को नाको चने चबा रही थी या छका रही थी, ठीक है, इसको छका रही थी। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे जो लाल सेना है उसने स्टेलिनग्राद में जर्मन सैनिक ने घुटने टेक दिए, जर्मन सैनिकों ने घुटने टेक दिए, है ना। तो ये हिटलर के जीवन की बहुत बड़ी भूल थी। उसने सोवियत संघ पर आक्रमण हमला किया पूर्वी यूरोप को कब्जा करने के लिए, और इधर वो पोलैंड पे हमले के साथ ब्रिटेन के साथ तो पंगा ले लिया था। तो पश्चिमी क्षेत्र में ब्रिटेन हमला कर रहा था और पूर्वी मोर्चे पर जो उसकी लाल सेना थी सोवियत संघ की, वो उसको नाको चने चबा रही थी। और अंत में स्टेलिनग्राद में जर्मन सैनिकों ने घुटने टेक दिए। और लेकिन इतने ही नहीं मांगे, वो लाल सैनिक उन सैनिकों का पीछा करते हुए बर्लिन तक पहुंच गए, है ना, बर्लिन तक उनका पीछा किया। और इसीलिए वो बर्लिन जो आधा था उस पर पूर्वी यूरोप का कब्जा हो गया था, है ना, वो बर्लिन की दीवार खड़ी हुई थी। यानी आधी सदी तक ये घटना जो है वो उसका बनी रही। बर्लिन आधे भागों में, आधा पूर्वी यूरोप के पास था, आधा पश्चिमी यूरोप के पास था, ये सब चल रहा था, है ना। तो इस प्रकार से ये बहुत ज्यादा वो हुआ। अच्छा, अमेरिका अभी तक इस युद्ध में बच रहा था, है ना। अमेरिका जो है नहीं चाहता था कि प्रथम विश्व युद्ध में उसने जो आर्थिक संकट झेला, युद्ध होता है तो आर्थिक नुकसान होता ही है, जान और माल की हानि होती है ना। तो अभी तक अमेरिका इस युद्ध में पड़ने से बच रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि जो जापान था उसकी शक्ति बढ़ रही थी। जापान अमेरिका का शत्रु था, तो जापान की जो, क्योंकि इनके साथ समझौता हुआ था जर्मनी, इटली और जापान का, तो जापान का पूर्वी क्षेत्र में जो है बहुत दबदबा हो रहा था। वो फ्रेंच इंडो चाइना जो क्षेत्र है उस पर उसने अपना कब्जा बना लिया था। और धीरे धीरे जब पर्ल हार्बर पर अटैक किया गया, पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका भी इसमें कूद गया। हमले के बाद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद गया, ठीक है। अब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से 1945 तक, है ना, इसमें क्या हुआ, इसकी परिणति कहाँ हो गई, तो द्वितीय विश्व युद्ध की परिणति किसमें हुई, द्वितीय विश्व युद्ध कैसे समाप्त हुआ, तो वो हिटलर की हार व नागासाकी पर, हिरोशिमा और नागासाकी व हिरोशिमा
वह हिरोशिमा पर आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, नागासाकी हिरोशिमा पर बमबारी हुई थी, पर परमाणु बम के हमले के बाद ये समाप्त हुआ। परमाणु बम के हमले के बाद 1945 में समाप्त हुआ ये द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। और बहुत बड़ी तबाही मची थी यहाँ पर। तो इस प्रकार से जब भी कोई कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयते, तो हिटलर एक गरीब थे, फिर फौज में भर्ती हुए और अच्छे पद पर पहुंचे, धीरे धीरे जर्मन चांसलर बने। लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, अति महत्वाकांक्षा कहेंगे इसको, महत्वाकांक्षा नहीं कहेंगे, उसने जो है उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, है ना। और जैसे हमने देखा था कि अप्रैल में वो जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ से अप्रैल वो कैसे फौजी से भर्ती हुए थे, चांसलर बने, विश्व विजेता बने, तानाशाह बने और अंत में उनको हार का सामना करना पड़ा और आत्महत्या कर ली। तो ये सारा घटनाक्रम है, हिटलर का उदय हुआ और कैसे पतन हो गया। अब इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ये तो मैंने कहानी यहाँ तक सुना दी, तो वो कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। और बहुत लंबा चैप्टर है ये, इसके कई पार्ट बनेंगे, बहुत काफ़ी बड़ा है ये। पश्चिम का बहुत बड़ा इतिहास इससे जुड़ा हुआ है, हिटलर का उदय, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध भी है, महामंदी भी है, सब कुछ इसमें समाहित है। तो स्वाभाविक है ये बहुत बड़ा है। ठीक, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को।